Hello students, today we will discuss preparation of colloidal solutions. We have already discussed that depending upon the nature of interactions between the disperse phase and the dispersion phase, the colloidal solutions can be divided into two groups: lyophobic colloids or lyophobic salts and lyophilic colloids और lyophilic salts. तो लायोफोबिक कोलॉइड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन फेज में बहुत अच्छी एफिनिटी नहीं होती है. तो जब एफिनिटी नहीं होगी तो लायोफोबिक सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है. लायोफिलिक सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो लायोफिलिक सॉल्ट्स में दोनों यानी कि डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्जन मीडियम दोनों में एक अच्छा इंट्रैक्शन होता है, एफिनिटी होती है या दोनों का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन होता है. तो ऐसे सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना, ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. बहुत ईजी मेथड से ऐसे सॉल्ट्स प्रिपेयर हो जाते हैं. तो अगर हम लायोफिलिक सॉल्ट्स के प्रिपरेशन की बात करें, जैसे कि स्टार्च का सोल्यूशन बनाना हो, ग्लू गम जो हम यूज़ करते हैं उसका सोल्यूशन बनाना हो या जिलेटिन का सोल्यूशन बनाना हो, तो हमें सिंपली क्या करना है, इन सब्सटेंसेस को लेना है और कोल्ड या फिर वार्म वाटर में, क्योंकि कभी कभी सॉलिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं आती है कोल्ड वाटर में. कोल्ड वाटर का मतलब है टैप वाटर या रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसकी बात कर रहे हैं. तो उसमें हम सिंपली उसको डिज़ोल्व कर देते हैं और हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस प्रिपेयर हो जाते हैं. तो हमको जो फोकस करना है वो हमें जो लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन है उसकी बात करनी है. अब अगर हमें लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाने हैं तो हमको क्या करना होगा कि सब्सटेंसेस को, हमें जो सब्सटेंसेस हमारे पास होंगे उनको उस साइज़ में लाना होगा, उस कोलॉइडल डायमेंशन में लाना होगा जो कोलॉइडल पार्टिकल का साइज़ होता है. तो एक केस ये हो सकता है कि वो पार्टिकल्स जो हैं कोलॉइडल डायमेंशन से बड़े हों साइज़ में या फिर छोटे हों. तो दो मेथड्स हमारे पास आते हैं. अगर हम प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में अगर हम लायोफोबिक सॉल्ट्स की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लायोफिलिक का प्रिपरेशन तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है, तो हम लायोफोबिक की बात करेंगे तो हमारे पास दो मेथड्स आते हैं. पहला मेथड कहलाता है डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्जन मीडियम नहीं, डिस्पर्जन मेथड. डिस्पर्जन मेथड जिसको डिसइंटीग्रेशन, डिस्पर्जन का सिनोनिम है डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं. और सेकेंड जो हमारे पास मेथड है लायोफोबिक सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का वो है कंडेंसेशन मेथड. कंडेंसेशन, ठीक है. इंग्लिश के बहुत ही सिंपल वर्ड यूज़ हुए हैं और जो इनकी मीनिंग है उसी से ही यहाँ पे हमारे मेथड का भी एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा. कि जब हम डिस्पर्जन मीडियम या डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे तो डिसइंटीग्रेशन मीन्स होता है ब्रेक डाउन. यानी हम क्या करेंगे, जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होंगे, हम उनको स्प्लिट करेंगे, हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, हम उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे और कोलॉइडल डायमेंशंस में लेके आएंगे. कोलॉइडल डायमेंशंस जो हम कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10⁻³ एंगस्ट्रॉम की रेंज में लेके आना है. तो एक मेथड हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास पार्टिकल साइज बड़ा है तो हम उसको तोड़ेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे और स्मॉलर साइज और कोलॉइडल रेंज में लेके आएंगे. और दूसरा जो मेथड है वो है कंडेंसेशन मेथड. कंडेंसेशन आपको पता है, मिला लेना, इकट्ठा कर लेना, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं सिनोनिम में जाएं तो एग्रीगेशन मेथड. एग्रीगेशन यानी हम क्या कर रहे हैं, जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स हैं, राइट. देखिए तीन तरह के हमने पार्टिकल साइज़ की बात करी थी, एक ट्रू सॉल्यूशंस में, एक कोलॉइडल में और एक सस्पेंशन में. तो अगर सस्पेंशन साइज़ का अगर हमारे पास पार्टिकल साइज़ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोलॉइडल में लाने के लिए उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. लेकिन अगर ट्रू सॉल्यूशन वाला यानी पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को एग्रीगेट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे ताकि वो कोलॉइडल रेंज में आ जाए. तो दो मेथड में हमारा पहला मेथड है डिस्पर्जन मेथड और दूसरा है हमारा कंडेंसेशन मेथड. अब अगर हम फर्स्ट मेथड की पहले बात करें कि डिस्पर्जन मेथड, तो डिस्पर्जन मेथड में हमारे पास 4 तरीके हैं जिससे हम लायोफोबिक सॉल्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड कहलाता है मैकेनिकल डिस्पर्जन.
मैकेनिकल डिस्पर्शन। फ्लावर मिल आपने देखी होगी, गेहूं, जहाँ पे क्या करते हैं, अगर वो जो घरों में गेहूं को पीस के आटा बनाने का प्रोसेस होता है, तो वो जो चक्की यूज़ होती है, राइट, उसमें 2 डिस्क होती हैं और उसके बीच में हम क्या करते हैं, व्हीट के ग्रेन्स डालते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं और वो फ्लावर यानी फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बड़े बड़े व्हीट के ग्रेन्स हैं वो छोटे पार्टिकल साइज में आ जाते हैं। यहाँ पे भी जो मैकेनिकल डिस्पर्जन हो रहा है, इसमें एक कोलॉइडल मिल यूज़ होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आटा चक्की की बात कर रहे हैं कि उसमें 2 डिस्क लगी होती हैं। तो ये जो कोलॉइडल मिल होती है, इसके अंदर भी 2 मेटल की डिस्क लगी होती हैं और उस मेटल की डिस्क के अंदर बड़े साइज के पार्टिकल्स या कोर्स पार्टिकल्स को डाला जाता है, ग्राइंड किया जाता है और उनको कोलॉइडल साइज में लेकर आया जाता है और उसके बाद उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है किसी लिक्विड में, राइट। तो हमारा एक कोलॉइडल सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। अब ऑब्वियसली बात है कि ये हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स। तो ये लायोफोबिक सॉल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, तो हमें स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे कुछ स्टेबलाइज़र, जैसे हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन में भी पढ़ा था कि फ्रॉथ जो है वो स्टेबल नहीं होता है, जो बबल्स हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं थोड़ी देर में ही। तो उन बबल्स को या फ्रॉथ को स्टेबलाइज करने के लिए हम स्टेबलाइज़र डालते हैं। यहाँ पे भी इन द सेम वे हम क्या करेंगे कि वो जो हमने कोर्स पार्टिकल्स को ग्राइंड करके स्मॉलर पार्टिकल्स में लेकर आए, वो वापस से कहीं एग्रीगेट होके और वो फिर से सस्पेंशन रेंज में ना चले जाएं, इसलिए हम वहाँ पे कुछ स्टेबलाइज़र ऐड करते हैं। और इस केस में यानी कि जो लायोफोबिक सॉल्ट की प्रिपरेशन है, इसमें मोस्टली जो स्टेबलाइजर्स होते हैं वो हम इलेक्ट्रोलाइट ही यूज़ करते हैं, कि कोई इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे, राइट। तो मैकेनिकल डिस्पर्जन है, मैकेनिकल मतलब कोई बहुत ह्यूज मशीन यूज़ नहीं हो रही है यहाँ पे, सिंपली एक हम ग्राइंडिंग मिल यूज़ कर रहे हैं जिसमें 2 मेटल की डिस्क हैं, कोर्स पार्टिकल को हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया और उसको ग्राइंड करके फाइन पार्टिकल या कोलॉइडल सोल्यूशन के कोलॉइडल पार्टिकल के साइज में हम उसको ले आए, फिर किसी डिस्पर्जन मीडियम में हमने उसको डाल दिया जो कि लिक्विड रहेगा, और उसके बाद हमने एक लायोफोबिक सॉल्ट प्रिपेयर कर लिया और उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने स्टेबलाइजर भी ऐड कर दिया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल डिस्पर्जन को अगर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखें तो कुछ ये पूरा प्रोसेस आ रहा है कि हमारे पास कोर्स पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, हम वो कोर्स पार्टिकल कोलॉइडल मिल में इंट्रोड्यूस करते हैं। कोलॉइडल मिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल डिस्क विच रिवॉल्व्स विद वेरी हाई स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ताकि ग्राइंडिंग अच्छे से हो, और बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं। जो कोर्स पार्टिकल्स से वो ग्राइंड हो जाएंगे और कोलॉइडल डायमेंशन में आ जाएंगे, एंड देन वी ऐड सम स्टेबलाइजर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस लायोफोबिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल टैनिन को यूज़ करते हैं हम एज अ स्टेबलाइजर इन द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल ग्रेफाइट। एक लुब्रिकेंट बनाया जाता है कोलॉइडल ग्रेफाइट, बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है ये कोलॉइडल ग्रेफाइट, बहुत अच्छी एड्जॉर्प्शन की पावर इसकी होती है, इसलिए इसे एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, और कंडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है इसकी। तो अगर हमें इसे प्रिपेयर करना है तो वहाँ पे टैनिन यूज़ किया जाता है। टैनिन अपने आप में एक बायोफिनोलिक बायोमोलिक्यूल है। तो दिस इज mechanical dispersion in which we are preparing lyophobic salt from coarse particles or particles which are bigger in size. Second dispersion method is electrodispersion method, जिसको ब्रीडिक्स आर्क मेथड भी कहते हैं। आर्क एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करना, बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट हम वहाँ पे देंगे जिससे एक आर्क प्रोड्यूस होगा, राइट। तो इस मेथड में भी हम क्या कर रहे हैं, लायोफोबिक सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। किस सब्सटेंसेस के या किस तरह के सब्सटेंसेस के हम लायोफोबिक सॉल्ट्स बनाते हैं, तो वो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हमें मेटल के कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रोड्यूस करने हैं या प्रिपेयर करने हैं, मेटल के, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, अगर हमें इसके कोलॉइडल सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं और आपसे पूछा जाए कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं, तो द मेथड इज इलेक्ट्रोडिस्पर्जन मेथड या फिर ब्रीडिंग आर्क्स मेथड। अब ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह से ब्रीडिंग आर्क मेथड से हम मेटल के कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके लिए जो पूरा सेटअप रेडी होता है, एज यू कैन सी कि हमने क्या कर रखा है, एक ये बीकर ले रखा है, इस बीकर के अंदर हमने ये वाटर और एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है। इलेक्ट्रोलाइट स्टेबलाइजर का काम करेगा, राइट।
इसके अंदर हमने ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। वाटर को हम बोल सकते हैं, हमने कहा था कि डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास होने चाहिए, वो डिस्पर्जन मीडियम है। जिस मेटल का कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना होगा उस मेटल का इलेक्ट्रोड हम ले लेंगे। ये मेटल के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये मेटल के इलेक्ट्रोड जैसे हमने कहा सिल्वर, गोल्ड या फिर प्लैटिनम, अगर इसके कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करने हैं तो हम इन तीनों मेटल में से जिसका भी प्रिपेयर करना है ऑब्वियसली हम उसी का ही यहाँ पे मेटल रॉड ले लेंगे। से हमें गोल्ड का प्रिपेयर करना है तो हमने यहाँ पे गोल्ड की रॉड ले ली, मेटल की रॉड ले ली। एक इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड, और एक हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, वो हो जाएगा एनोड। अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उसको ऐड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव यानी एनोड की तरह बिहेव करेगा, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने ऐड किया तो वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अब हमने एक हाई वोल्टेज की करंट यहाँ पे पास करी, उससे हुआ क्या, ये एक इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। उस इलेक्ट्रिक आर्क के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जो मेटल की रॉड है इसमें से छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकल के, डिसइंटीग्रेशन होगा मेटल की रॉड का, और छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकल के वो यहाँ वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट का हमने ये सोल्यूशन ले रखा है जिसको हम डिस्पर्जन मीडियम कह रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है। हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डिस्पर्स्ड फेस हमने कही और एक डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन फेस हमने ऑलरेडी इस बीकर में ले रखी है। डिस्पर्स्ड फेस इलेक्ट्रिक आर्क से आ रही है, वो जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स वो यहाँ पे आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। तो देखिए अभी होगा क्या, ये जो बाहर की तरफ हमने एक और बीकर ले रखा है जिसे हमने बोला है कि हमने आइस बाथ बना रखा है, यानी उसके अंदर हमने आइस फिल कर रखी है। इतना हाई वोल्टेज की करंट होगी कि मेटल के जो फाइन पार्टिकल्स इसके अंदर आएंगे, पूरा चांसेस है कि वो वेपराइज हो जाए यहाँ से, और अगर वो वेपराइज हो जाएंगे तो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं होगा। तो उसको रोकने के लिए कि जैसे ही वो इसके अंदर आए तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मिले, जहाँ पे जो पानी मिले वो बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर मिले और वो वेपराइज ना होने पाए, इसलिए यहाँ सराउंडिंग में पूरा आइस बाथ दे रखा है। तो जो पूरा सेटअप हमने किया था उसमें इस बीकर के बाहर हमने एक और बीकर में आइस भर के रखी है। और क्या पर्पस है आइस भरने का, ताकि जब मेटल डिसइंटीग्रेट हो उसके फाइन पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम में आए तो वो वेपराइज होके वहां से ना निकलने पाए। ये वेपराइज हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं होगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी आर यूजिंग आइस बाथ, राइट। अब यहाँ पे जब वो कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमने उसके अंदर मेटल के पार्टिकल्स को डाला तो चांसेस फिर यही है कि हो सकता हो वो आपस में स्टक हो जाएं, और जब आपस में स्टक या एग्रीगेट होने लगेंगे तो फिर वो कोलॉइडल सॉल्यूशन के रेंज में नहीं रहेंगे। तो अगेन उनको अलग अलग रखने के लिए, यानी एक दूसरे के साथ वो कंबाइन ना करें, हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। और इस इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ क्या है इसको अभी हम आगे पेप्टाइजेशन में समझेंगे। एक और मेथड हमारे पास आएगा पेप्टाइजेशन, कि किस तरह से वो मेथड आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट एक कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, आइस बाथ का फंक्शन समझ में आ गया होगा कि वाटर को जो इसके अंदर हमने पानी भर रखा है इसको ठंडा रखने के लिए, कूल डाउन करने के लिए हम इसको एक आइस बाथ के अंदर रखते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी उसमें इंटेंस हीट होगी, और वो इंटेंस हीट जो है वो क्या करेगी, जो मेटल डिसइंटीग्रेट होकर आई है, मेटल का जो पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होकर आए वो वेपराइज हो सकते हैं। तो जस्ट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन वी आर यूजिंग आइस बाथ इन दिस मेथड। तो सिंपली हमने यहाँ पे मेटल का सॉल्व प्रिपेयर कर लिया। तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, नंबर 1 दैट इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रीडिंग आर्क मेथड। हम एक इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन हम बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा हो जाएगा कि मेटल के कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम ब्रीडिंग आर्क मेथड यूज़ करते हैं। तीसरा चीज़, वाई वी आर यूजिंग आइस बाथ इन दिस, सो जस्ट टू स्टॉप द process of vaporization of metal, because of high heat metal can vaporize. So just to stop the process of vaporization we are using ice bath in this. What is the purpose of using electrolyte in this? So electrolyte keep the lyophobic colloidal solution stable, or just to increase the stability of lyophobic salts we are using electrolyte in this. और अब इसी को ही हमें समझना है हमारे next method में, which is peptization. Another dispersion method for preparing lyophobic colloidal solution is peptization, a very important topic from your like board point of view. कैसे डिफाइन करते हैं पेप्टाइजेशन को, क्या है? तो सिंपली अगर हम बोलें इसको तो एक लाइन में हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी हो और उसको हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना हो, कोलॉइडल सॉल्यूशन,
तो कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी को कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तो डेफिनेशन आएगी कि पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट और फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट को हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, ये आगे अभी आपको क्लियर होगा। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया और प्रेसिपिटेट को हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लिया, दिस इज़ ओनली कॉल्ड पेप्टाइजेशन। और जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं राइट, उसको हम बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। ये हमारा कहलाएगा पेप्टाइजिंग एजेंट। तो व्हाट इज पेप्टाइजेशन जैसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि पेप्टाइजेशन का प्रोसेस क्या है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ डेफिनेशन की बात करें तो क्या हुआ, पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग एनी पेप्टाइजिंग एजेंट और वी कैन से स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर से फोकस कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट हमें ज़्यादा नहीं रखना है। और उसको भी अगर हम समझ लें अभी कि क्यों नहीं हम इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज़्यादा रखते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट बढ़ाने से पेप्टाइजेशन का ऑपोजिट प्रोसेस हो जाएगा। पेप्टाइजेशन का ऑपोजिट मतलब अभी हम प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट बढ़ा दिया तो वापस यही कोलॉइडल सॉल्यूशन हमारा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन की आप प्रॉपर्टीज़ आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे आप प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन पढ़ेंगे, फ्लॉक्यूलेशन भी कहते हैं उसको, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लेने से वापस प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं। इसलिए जो पेप्टाइजेशन है, इसके लिए एक और वर्ड आता है, वो भी देख लीजिए कि क्या वर्ड है, वो कहलाता है डीफ्लॉक्यूलेशन, यानी फ्लॉक्यूलेशन या प्रेसिपिटेशन का ऑपोजिट फ्लॉक्यूलेशन। तो डीफ्लॉक्यूलेशन कहलाएगा पेप्टाइजेशन। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब क्यों हम पेप्टाइजेशन करते हैं या किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं, राइट। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला और उसने स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा देते हैं उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर हमने AgCl का वाइट पीपीटी ऑब्टेन किया है, राइट, उसके लिए हमें Ag प्लस चाहिए है आयन और Cl माइनस चाहिए। जैसे सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया, उसमें हमने HCl डाल दिया, तो वी विल गेट वाइट पीपीटी ऑफ AgCl, राइट। ये आ गया हमारा वाइट पीपीटी। ये हमने एक पीपीटी प्रिपेयर कर लिया। अब इसमें जो प्रेसिपिटेट में जो AgCl के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, वो अगर फिर से एक्यूमुलेट कर जाएंगे एक साथ, तो कोलॉइडल रेंज या कोलॉइडल जो हमने डायमेंशंस की बात करी थी उससे बाहर सारा साइज़ या पार्टिकल साइज़ हो जाएगा, हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि जो AgCl के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्यूमुलेट ना होने पाएँ, वो एक साथ ना आने पाएँ, उसके लिए हमने एक क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट कोई ऐसा ऐड कर दिया जिससे हमारे पास जो AgCl है इसमें Ag प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, सिल्वर के आयंस आ जाए। और वो सिल्वर के आयंस क्या करें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी में जो AgCl के मॉलिक्यूल्स थे उसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएं और एक चार्ज्ड लेयर बना लें, कुछ इस तरह से। ये AgCl हो गया, राइट। अब इसमें हमने एक कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जिससे हमारे पास Ag प्लस आयंस आ रहे हैं, तो वो Ag प्लस क्या करेंगे, इसकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो गए, राइट। ये सब एड्जॉर्प्शन हो गया। ऐसे ही एक दूसरा मॉलिक्यूल भी अगर होगा AgCl का, उसकी सरफेस पे भी अगर ये पॉजिटिव आयंस आके एड्जॉर्ब होंगे सिल्वर के, तो यू कैन सी कि ये पॉजिटिव ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। और रिपल्शन से क्या होगा, ये एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। तो जो पॉजिटिव लेयर है
इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी था और AgCl के मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर जो ये लेयर बनी हुई है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। रिपल्शन से क्या होगा, दे विल नॉट गेट फ्लॉक्यूलेट, एग्रीगेट नहीं कर पाएंगे, और जो कोलॉइडल सोल्यूशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो कोलॉइडल सोल्यूशन एज इट इज़ रहेगा। तो ये पेप्टाइजेशन एक मेथड है जहाँ पे हम एक प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सोल्यूशन में ऐड करते हैं बाय एडिंग सम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और पेप्टाइजिंग एजेंट। तो रोल आपको पेप्टाइजिंग एजेंट का समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया, पीपीटी में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिससे हमारे पास एक कॉमन आयन आ रहा है Ag+, राइट। और यही अगर हमने Cl- ऐड किया होता तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव कोलॉइडल सॉल बन जाता। अभी ये जो कोलॉइडल सॉल बन के आया है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल, पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। तो पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशंस भी हमारे पास होते हैं और नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशंस भी हमारे पास होते हैं। इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल तो जहाँ हमने डायग्रामेटिकली किया, अदरवाइज हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि AgCl और डॉट लगा दिया और Ag+, राइट। तो ये आ गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपसे और पूछ लिया जाता है, FeOH होल थ्राइस का अगर हमारे पास पीपीटी है और इससे हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, इसको कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसमें ऐड कर दिया, एडेड या ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट भी ऐसा लेना है जिससे आयंस कॉमन आयंस आएँ, राइट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हमने यहाँ पे FeCl3 ऐड कर दिया। अब ये FeCl3 क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि हमने वाटर में कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रखा होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट Fe3+ 3Cl-, राइट। और जो प्रेसिपिटेट हमारा था आयरन का हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयरन के आयंस जो आ रहे हैं FeCl3 से उसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे और एड्जॉर्ब होके हमारे पास जो कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो ये आ जाएगा। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। अभी हमने यहाँ पे लिखा था, ये बेसिकली हमारा प्रिपेयर हुआ है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल, राइट। इसको आप अगर इमेजिन करके समझिए तो आयरन हाइड्रोक्साइड के पीपीटी था, उसमें बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे। जब हमने उसमें फेरिक आयंस ऐड कर दिए तो जो फेरिक आयन और फेरिक आयन होंगे जो पूरा घेरे होंगे आयरन हाइड्रोक्साइड को, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दे विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अगेन सस्पेंशन फॉर्म। तो रोल ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट अगर आपसे पूछा जाए कि पेप्टाइजिंग एजेंट या इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, तो बेसिकली ये क्या करता है, इट स्टेबलाइजेज द कोलॉइडल सॉल्यूशन। और सेकेंड रोल क्या है पेप्टाइजिंग एजेंट का कि इफ़ सस्पेंशन साइड पार्टिकल्स आर देयर तो दे विल कम इनटू कोलॉइडल साइज एंड गेट स्टेबलाइज। तो अगर दो रोल आपसे पेप्टाइजिंग एजेंट के पूछे जाते हैं, यूजुअली वाइवा वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये बता सकते हैं, नंबर 1 स्टेबलाइजेस द कोलॉइडल सॉल, एंड इफ सस्पेंशन साइज के पार्टिकल्स होंगे तो दे विल कम इनटू कोलॉइडल साइज, और वो स्टेबलाइज रहेंगे। किस तरह से स्टेबलाइज रहेंगे, या तो पॉजिटिव सॉल बना लेंगे या फिर नेगेटिव सॉल बना लेंगे, और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन की वजह से कोलॉइडल पार्टिकल साइज सस्पेंशन पार्टिकल साइज में वापस नहीं आ पाएगा। तो दिस इज अबाउट पेप्टाइजेशन।